बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है। एक इस्तीफ़ा आया है, इस इस्तीफ़े का क्या चक्कर है, क्या मामला है, कप्तान साहब कैसे नई प्लानिंग कर रहे हैं, इस पे तो डिटेल्ड एनालिसिस करना है। लेकिन इससे पहले ना बड़ी मज़े की बात मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। वो कौम यूथ के मुख्तलिफ जो है ना चैनल्स भी और इस तरीके से वो कर रहे हैं कि जी बात ये है कि ये जो ऑडियो आई है ना साकिब निसार साहब की, ये जाली है। ठीक, उसमें वो अहमद नूरानी साहब जिन्होंने ये ऑडियो जारी की, उन्होंने बड़े मज़े का जो है ना बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर ऑडियो, अच्छा वो खैर से समा भी और एयरवाई भी आपको पता है, मालशिया पालशिया चैनल मौजूद थिया, ठीक हो गया ना। अगर ऑडियो जाली है, ये अहमद नूरानी साहब ने कहा है कि अगर ऑडियो जाली है तो एयरवाई को बोलें लंदन वाले चैनल पर चला दें कि ऑडियो जाली है। मेरा भी हाथ आजकल थोड़ा तंग है अहमद नूरानी, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर तो ऐसा मामला होता है ना कि आप अल्लाह माफ़ करे, पता होता है कि जनाब यहाँ तो किसी को किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहो ना। मालूम है ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, ना कोई डेफेमेशन है, ना कोई निज़ाम इंसाफ है। जो निज़ाम इंसाफ है उसकी जिस तरीके से ऑडियोज़ आ रही हैं वो आपने सुन लिया, यही हमारा निज़ाम इंसाफ है। ठीक, अब चालाकी क्या करते हैं, चालाकी ये करते हैं कि ये जो कोई भी झूठ चलाते हैं ना, यहाँ पर कोई भी जो झूठ बोलते हैं ना, उसको अपने वहाँ लंदन वाले चैनल पे नहीं चलाते, ठीक है ना। अब पता है क्या, कैसे, मैंने इसाक डार साहब से भी कहा, मैंने कहा सर बात ये है कि कल एक ख़बर आई, आपने चलाई और सारा सोशल मीडिया पर भी चली और हमने भी देखा और मैंने उस पर वीडियो भी की कि एयरवाई ने इसाक डार से माफ़ी मांगी है और जनाब वहाँ पे पूरी न्यूज़ भी, और उन्होंने मुझे उसका उर्दू वर्जन भी भेजा, इंग्लिश वर्जन भी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। दूसरे दिन मैंने कहा एयरवाई वाले मुकर गए हैं। अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में भी और बाकी भी उन्होंने कहा कि हमने तो कोई माफ़ी नहीं मांगी, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो डार साहब ने कहा कि नकवी साहब ये मुझे भी पता चला था मैंने अपने वकील से बात की, मैंने कहा भी करो मुकदमा एक और। उन्होंने कहा सर बात ये है कि इन्होंने जो ये वाली बात की है ना, उन्होंने वो लंदन में नहीं चलाई, वो इतने पागल नहीं हैं, बहुत सियाने, उन्होंने यहाँ चला के बेवकूफ़ बनाने की आवाम को कोशिश की। तो ये भी वही वाली बात है कि वो अहमद नूरानी साहब ने भी कहा है आप ज़रा, क्योंकि मालशिया पालशिया चैनल को एयरवाई को तकरीबन को 6 दफ़ा तो सुबह की हुई है ना तकरीबन, ठीक है ना। वो अपना जियो जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ भी मुकदमा हारे हैं और उनको भी पता नहीं उनको कितने अरबों रुपए या अरबों डॉलर देने पड़ गए हैं जुर्माने में, और चैनल भी बंद हो गए। अब वो न्यू विजन टीवी के नाम से उनका वहाँ चल रहा है, जिस पर उनके प्रोग्राम जाते हैं, वो चैनल नहीं चला पाते, ठीक है ना। वहाँ पर इतनी ये बेशर्मी की हद है एक। और इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ लोगों से, इसाक डार साहब से भी आ रहे हैं, जो बैठ के जो प्रोपेगेंडा यहाँ कर लो ना, यहाँ तो ये है कि कानून आइन को इस तरह की नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, जो मर्जी है चला दें, ठीक है ना। जिम्मेदारी का तो कोई है ही नहीं, कुछ भी कह दें किसी के ख़िलाफ़, कोई पगड़ी उछाल दें, ठीक। तो बात ये है कि वही आप अगर इतने तगड़े हैं और ये ऑडियो जारी कर दी है तो वो अमेरिका में है ना, उसको सू करें, ठीक है ना, लंदन में सू करें, यूरोप में सू करें ऐसे लोगों को। डेफेमेशन जिन्होंने अमेरिका की फ़र्म से उसकी फ़ोरेंसिक करवाई है और वो फ़र्म आज भी उस पर कायम है कि ये फ़ोरेंसिक मेरी है और ठीक है, ऑडियो कहीं से भी एडिट नहीं है, ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो और उसी फ़र्म को सारी की सारी अदालतें भी वो तस्लीम करती हैं। तो आप जाइए वहाँ पर, अमेरिका में भी मुकदमा करें उन पर, यूरोप में भी मुकदमा करें, वहाँ मुख्तलिफ जगह करें, और फिर उसके बाद आप देख लें कि फिर उसमें आपका वो क्या करता है। अगर आप हारे तो आपको देने पड़ जाएंगे, वो हारे तो उनको देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो बात ये है कि यहाँ पर ऐसे मामलात, अब फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये अभी आसमा जहांगीर साहबा की कॉन्फ्रेंस थी और कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास पर, जो इफ्तिताई इजलास था ना, जो इनागुरल सेशन था, उसमें तो अली अहमद कुर्द साहब ने वो एक तरह से यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि तहलका मचाया ना, कि किसी को बोलने का नहीं छोड़ा। अब उसके बाद जो इख्तितामी इजलास था, उस इख्तितामी इजलास के बिल्कुल आखिर पर तकरीर की नवाज शरीफ साहब ने। फवाद चौधरी साहब को भी दावत थी तो फवाद चौधरी साहब गए नहीं, और साथ ये कहा कि जहाँ पे इतने सीनियर जजेस और इतनी इस तरह की कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर एक मफरूर से तकरीर करवाना ये तो बड़ी गलत बात है। और ये फिर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर भी उन्होंने तनकीद की, और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का उनका वो आ गया, रद्द अमल भी आ गया।
और साथ ही उन पर इल्ज़ाम भी लगा दिया फवाद चौधरी साहब ने कि इसकी गैर कानूनी फंडिंग हुई है और बाहर से फंडिंग हुई है, और ये कहा गया और बाकी भी कौमी यूथ के लोगों ने कि जी नून लीग ने फंडिंग की है, किसी और ने की है, ये है वो है, सारा कुछ ठीक हो गया, इसकी गैर कानूनी फंडिंग हुई है। अच्छा, बात ये है कि यहाँ पर असल में ये एक सितम ज़रीफ़ी है ना कि अगर ये बाहर के मुल्क में हुआ होता तो ये वज़ीर इत्तलात मुँह दिखाने जोगा भी नहीं था। जो वज़ीर इत्तलात ने आके कहा कि जो तहरीक लब्बैक है ये तो एक दहशतगर्द तंजीम है, ये वज़ीर इत्तलात ने कहा है। जो तहरीक लब्बैक है ये तो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वज़ीर इत्तलात साहब फरमा रहे हैं कि ये जो तहरीक लब्बैक है इसको तो इंडिया से फंडिंग हो रही है, ठीक है ना। और वज़ीर इत्तलात साहब के मुताबिक ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो सूरत हाल है इसको हम ट्रीट भी ऐसे ही करेंगे कि जैसे बिल्कुल एक दहशतगर्द तंजीम से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना, जिस तरह से उनसे सलूक होना चाहिए। ये वज़ीर इत्तलात ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त की जब काबीना की मीटिंग ख़त्म हुई तो फ़ौरन ये वो हुकूमत का एक माउथ पीस होता है, एक हुकूमत का तर्जुमान होता है, हुकूमत की आँखें होती हैं, हुकूमत के कान, हुकूमत की ज़बान होती है वज़ीर इत्तलात। 2 दिन के बाद उसी तहरीक लब्बैक से आपने मुआहदा कर लिया। अब अगर ये कुछ भी हिम्मत और जुर्रत होती, वही वज़ीर इत्तलात साहब फरमा रहे हैं कि रियासत फेल हो गई है, रियासत तो नाकाम हो गई है दहशत गर्दों से निपटने में, और रियासत ये आपने ये भी सुन लिया वज़ीर इत्तलात का। ऐसे वज़ीर इत्तलात को आना ही नहीं चाहिए था, इतना शर्म से डूब मरता है ऐसा वज़ीर इत्तलात, ठीक हो गया ना। लेकिन वो फिर आके कह रहे हैं कि फ़लाँ की फंडिंग गैर कानूनी की है, क्योंकि उनको पता है कि जो बातें मैंने कल की वो मुझसे आज किसी ने नहीं पूछी, जो मैं आज कर रहा हूं इसका जवाब कल कोई नहीं पूछा जाएगा। जो मर्जी आए इस कौम को चूना लगाते जाओ, जो मर्जी आए बैठ के झूठ बोलते जाओ, जो मर्जी आए गलत बयानी करते जाओ। उसके बाद वो वज़ीर इत्तलात साहब ने गैर कानूनी फंडिंग का फिर मालशिया पालशिया यूट्यूबर्स और मालशिया पालशिया साफ ही शुरू हो गए, उसी तरह से बग़ैर किसी तहकीक के। भाई अगर कल को उनकी गैर कानूनी फंडिंग आपको नज़र आई थी तो उन पर पाबंदी क्यों हटाई है, उनके सरबराह को क्यों छोड़ा है? कोई सबूत दिए आपने कौम को उनके किसी के सामने कि ये उनकी गैर कानूनी फंडिंग है? तो जो इल्ज़ाम आपने वहाँ लगाया था वो वैसे ही लगा दिया, हवाई इल्ज़ाम, और वही इल्ज़ाम आपने यहाँ ठोक दिया है। तो ये ऐसा मुल्क है मेरे भाई जहाँ आइन और कानून नामी तो कोई चीज़ है कोई नहीं। हर जिसकी मर्जी जो पगड़ी उछाल दे जिस तरीके से, जो है ना, इनको कहें ना कि ये ज़रा शदाद अकबर साहब, ये शबाज गिल साहब मालशिया पालशिया, ये फवाद चौधरी साहब, ये ऐसे तकरीबन सारे ये वहाँ जाके लंदन में एक इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए ना, फिर लग पता जाएगा। या आप ऐसा करें कि आप इनको कहें कि कोई ऐसा सूरत हाल हो कि उनकी जुरिस्डिक्शन बनती हो उनकी कोर्ट्स की, ऐसी जगह पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, फिर पता चलेगा कि इनके किस हद तक ये मतलब बड़ी एक अजीब सी सितम ज़रीफ़ी है। आज जनाब एक इस्तीफ़ा आया और वो इस्तीफ़ा है सेनेटर अयूब आफरीदी साहब का। सेनेटर अयूब आफरीदी पीटीआई के सेनेटर हैं और वो इस्तीफ़ा, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं आपको बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा कि जनाब किस तरह से। अच्छा, ये इस्तीफ़ा दिलवाया गया कि शौकत तरीन साहब को, मुशीर ख़ज़ाना साहब को दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना बनाना है, ठीक है ना, और उनको सेनेटर मुंतखब करवाना है। असल में यह शौकत तरीन साहब को बनाया गया था, हफीज़ शेख साहब को हटा के। उस वक़्त जो है ना शौकत तरीन साहब को 17 अप्रैल को बनाया गया था और 16 अक्टूबर को उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई। क्योंकि जब आप कोई ऐसा बंदा जो MNA ना हो या सेनेटर ना हो, अगर उसको आप कोई वज़ीर बनाते हैं ना, तो फिर कानून और आइन के मुताबिक वो 6 महीने रह सकता है। वज़ीर का लफ्ज़ उसके साथ से हटाना पड़ेगा, फिर आप उसको मुशीर बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब मुशीर वो बनता है तो फिर उसमें कुछ और भी कानूनी पेचीदगियाँ आ जाती हैं, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, तो इस तरीके से, क्योंकि मुशीर और वज़ीर में फ़र्क होता है। अच्छा, इसी तरीके से उसको अब बनाना है दोबारा वज़ीर। उसके लिए ज़रूरी है कि या वो MNA हो या वो सेनेटर हो। पहले तो कोशिश ये की गई कि इसहाक डार साहब की वो सीट, उस पर इनकी नज़रें थी ना, और इन्होंने कहा कि जो इतने अरसे बाद हल्फ नहीं उठाएगा उसकी सीट ख़त्म तस्वर होगी। वो चले गए अदालत और वो उधर मामला फंस गया। बाद में और भी पेचीदगियाँ आ गई उसमें। अच्छा, एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि पंजाब से इन्होंने कोशिश की कोई रिज़ाइन कर जाए, कि कोई रिज़ाइन करने के लिए तैयार नहीं था, और सेनेट से। और फिर उसके बाद इन्होंने
ये भी देखा कि यार पंजाब में तो जंगीर तरीन ग्रुप भी सामने आया हुआ है, वहाँ पर भी, और पंजाब में हमारी जो मेजॉरिटी है वो भी बड़ी थिन है, उनको वो भी कोई वो पता नहीं था कि जी नून लीग की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है उधर, और फिर काफ लीग भी है साथ, और इसमें तो क्या पता हमारा कोई साथ दे या ना दे, और साथ अपने भी खैर से इधर उधर डेविएट हुए हैं, वो भी बागी हुए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने कोशिश की कि हम खैबर पख्तूनख्वा से किसी को रिज़ाइन करवा के बनाते हैं, मिन्नतें कर कोई एक बंदा भी राज़ी नहीं हुआ, ठीक है ना। ये अयूब अफरीदी साहब राज़ी हुआ, और जनाब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये किसी की मोहब्बत में राज़ी हुआ। अब फ़ौरन उधर से उनका नोटिफिकेशन हुआ कि सेनेटरशिप उन्होंने छोड़ दी है, उन्होंने जाके इस्तीफ़ा दिया जनाब अपना चेयरमैन सेनेट को, और फौरी तौर पे उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मुआविन खुसूसी बना दिया गया वज़ीर आज़म का। ये ले दे हुई है, और ये इस तरीके से आप जो है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे हैरानी है, अब शौकत तरीन साहब खैबर पख्तूनख्वा के तो सिटीज़न हैं नहीं, सिटीज़न से मुराद उसके उस सूबे को तो शहरी हैं नहीं। अच्छा, उनको ये करना पड़ेगा कि उनका शिनाख्ती कार्ड भी तब्दील करना पड़ेगा। आप मजबूरियाँ देखें ज़रा, ठीक हो गया ना, उनका शिनाख्ती कार्ड भी तब्दील करना पड़ेगा, उसके साथ फिर पहले वोटर लिस्ट में उनका नाम भी वहाँ दर्ज कराना पड़ेगा, पंजाब के बंदे का वहाँ दर्ज। आपको याद है ना कि रहमान मलिक साहब को जरदारी साहब ने सेनेटर बनवाया, गालिबन 2 दफ़ा बनाया था ना, सिंध से, ठीक हो गया ना, और कराची से। तो यही लोग तनकीद करते थे कि आप देखें कि आपने पंजाब के बंदे को वहाँ का बना दिया, वहाँ पे तो आपको वहाँ का कोई नहीं मिला था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने पंजाब के बंदे को खैबर पख्तूनख्वा से बना रहे हैं। ये अभी कल की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब के भाई, उनको लगाया गया था, ज़ियाउर रहमान साहब को कराची के एक ज़िला का डिप्टी कमिश्नर लगाया गया। क्या तूफ़ान बपा किया था PTI वालों ने कि देखें जी क्यों इस तरह। हालांकि एक मज़े की बात आपको बताऊं, इसी PTI की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने भी, इन्होंने ही पूरा प्रोसीजर किया था। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई बंदा एम्प्लाई हो, कोई बंदा हो सिविल सर्वेंट हो एक सूबे का, वो जंप मारे और दूसरे सूबे में जाके DC लग जाए, ठीक है। ये तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना, ठीक है। तो अब मसला ये है कि वो सारा जो प्रोसीजर करना पड़ता है ना भाई, एक महकमा उसको पहले अपना सूबा रिलीज़ करता है, फिर वो एक्सेप्ट करता है, उधर से रिक्वेस्ट उधर जाती है। तो लेकिन इस दौरान बीच में सेंटर भी आता है वो जो कैबिनेट डिवीज़न वगैरह या उस तरीके से वो सेंटर भी बीच में आया। सेंटर में भी PTI की हुकूमत, इन्होंने भी ओके कर दिया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत, उन्होंने भी ओके कर दिया। फिर जाके वो सिंध गए, और सिंध में एक कराची में एक ज़िले के वो DC लग गए, और फिर जनाब शोर बपा हुआ कि ये कैसे है कि ये, यानी वो खुद आप अंदाज़ा करें, आप इस डिठाई का अंदाज़ा करें कि खुद प्रोसीजर खुद किया, फिर भी शोर बपा कर दिया कि उनको क्यों उधर DC लगाया है, और मौलाना साहब पे उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी। फिर वही उसी शोर में इतनी तनकीद हुई कि वो वहाँ से वो DC शिप छोड़ के वापस अपनी जगह पे आ गए, ठीक है ना। तो यानी कि मकसद कहने का ये है कि दूसरे करें तो आप उन पे ये एतराज़ कि ये तो यहाँ का बंदा वहाँ कैसे लग गया। अगर रहमान मलिक बनता है कराची सिंध से सेनेटर, तो भाई वो यहाँ से था सियालकोट से या पंजाब से, तो वो वहाँ से किधर चला गया, और उसको क्यों नहीं बनाया। आज आप पंजाब वाले को खैबर पख्तूनख्वा में बना रहे हैं, जिसका कार्ड तब्दील करना पड़ेगा, जिसके डोमिसाइल तब्दील करना पड़ेगा, वोटर लिस्ट में उसका इंदराज वहाँ पर करना पड़ेगा। ये आप मजबूरियाँ हैं। और अब भी देखते हैं खौफ अब भी है, हालांकि अच्छी खासी मेजॉरिटी है वहाँ पर, अपनी को 2/3 मेजॉरिटी के आसपास है। तो फिर आप ये देखें कि खौफ अभी भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आद खटक साहब भी, लियाकत खटक साहब भी वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनका अपना एक ग्रुप है, ठीक हो गया ना। और परवेज़ खटक साहब का भी 20 लोगों का अपना ग्रुप है, वो 20 से को बढ़ भी सकता है। अभी भी वो खदशा है, हालांकि इतनी मजबूत जगह से लड़वा रहे हैं कि जनाब को अभी भी जो है ना, मतलब एक ऐसी सूरत हाल हो। ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ भी क्या मैं समझता हूँ मजाक हो रहा है। और जनाब कि भाई जुल्फ़ी बुखारी साहब, उन्होंने कौन से को तारे तोड़ के लाए उनके लिए। अब जनाब अयूब अफरीदी साहब आ गए हैं माशाल्लाह, और पता नहीं वो उनके साथ क्या करते हैं। वो कल किसी बंदे ने मुझे कोई भेजा, कोई पोस्ट थी या क्या थी, उन्होंने कहा कि ये हालात हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर पाकिस्तान में अपना बाहर से लाया वो मोबाइल तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, लेकिन अब वो बाहर बैठ के अपना वोट यहाँ इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।